गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कल हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करैक्टरिस्टिक्स करी थी जो कि लेटर चाइल्डहुड में आती है। उसके बाद हमारा पीरियड है एडोलसेंस का। हमें पता है कि जो एडोलसेंस का पीरियड है बहुत ही क्रूशियल पीरियड है ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हालांकि चेंजेस सडन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए जो लेटर चाइल्डहुड है वो एक स्टेज सेटिंग का काम करता है। स्लाइटली बच्चा तैयार हो रहा होता है, लेकिन वो चेंजेस विजिबल उस दौरान होते हैं तो लगता है कि सब कुछ सडन हो रहा है, अचानक से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ये वो स्टेज है जिसमें अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है, काफ़ी तेज़ गति से होता है। ये वो स्टेज है जहाँ बच्चा लॉजिकली रीज़न करना सीखता है और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी जो स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, कि किशोरावस्था में मानसिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सो फर्स्ट वन, इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन। जो अमूर्त चीजें हैं, यानी कि अमूर्त चीजों से डील करने की जो कुशलता है वो बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है। बच्चे में अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को समझने की योग्यता होती है। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है जिसको हमें करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं ये कहूँ राम इज टॉलर देन रवि, रवि इज टॉलर देन सोहन, एंड सोहन इज स्मॉलर देन रवि। हु इज टॉलेस्ट, या मतलब इस तरह का अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको देती हूँ, राम इज टॉलर देन मोहन, मोहन इज टॉलर देन श्याम, एंड श्याम इज टॉलर देन अभिषेक। हु इज द टॉलेस्ट पर्सन? तो इसका मतलब क्या है, जिसको ये प्रॉब्लम करके देखने की जरूरत पड़ेगी वो कंक्रीट में चल रहा है, जो अपने ब्रेन में इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चल पड़ा है। तो ये जो एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्शन की, अमूर्त चीज़ों को करने की, सोचने की, समझने की, ये अचानक से नहीं हो रही है, बल्कि धीरे धीरे क्या है बच्चे के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होती है। कम्युनिकेशन उसका काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, एब्स्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? अमूर्त। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी, इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन। एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है तो इमेजिनेशन भी इम्प्रूव हो रही है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमने पहले याद करी थी अब हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू रिकॉल द थिंग्स विच वी हैव। हम उन चीज़ों को याद कर पा रहे हैं जो शायद हमने 5-6 साल पहले याद करी होंगी, तो हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रहे, मेमोरी का सीधा लिंक जो है वो वोकैबुलरी के साथ होता है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे की, आप क्या कहेंगे, याददाश्त, याद रखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। एंड विच वन इंक्रीजेस? लॉन्ग टर्म, देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीजेस, लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीजेस। तो आप क्या लिखेंगे कि बच्चे की याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इंग्लिश में लिख दीजिएगा आप, उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव
हो जाती है, बच्चा चीज़ों को इमेजिन कर पा रहा है, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन उसका इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने की योग्यता में वृद्धि हो जाती है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो लाइफ में आए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, साइंस की प्रॉब्लम्स है, उनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, इसीलिए उसकी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बच्चा जो है स्ट्रैटेजिकली तरीके से चीज़ों को, प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है। द चाइल्ड इज एबल टू सोल्व प्रॉब्लम्स स्ट्रैटेजिकली, यानी कि तकनीक बनाता है, योजना बनाता है, बच्चा योजनाबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करना सीख जाता है, और वो किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले अलग अलग दिशाओं में सोचता है, यानी कि कंसीडर मल्टीपल सॉल्यूशंस बिफोर डिसाइडिंग। वो किसी भी समस्या के बहुत सारे विकल्पों पर तभी तो होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तभी बढ़ती है जब हम एक समस्या के बहुत सारे हलों के ऊपर ध्यान देते हैं और उसमें से जो बेस्ट होता है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की वही एबिलिटी बढ़ती है कि बच्चा योजनाबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान करता है, और कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारे उसके जो समाधान हो सकते हैं उनके ऊपर विचार करता है, यूं ही कोई भी डिसीजन नहीं ले लेता। नेक्स्ट वन इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सोल्व प्रॉब्लम स्ट्रैटेजिकली एंड कंसीडर अबाउट मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस बिफोर डिसाइडिंग। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत सारे विकल्पों पर ध्यान देता है। उसके बाद है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इट्स अ साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग, ये प्याजे की थ्योरी से आता है, क्वेश्चन आता है प्याजे की थ्योरी में है। तो ये प्याजे की जो फोर्थ स्टेज है उसकी, उसमें बच्चे की हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखता है। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि व्हाट इफ, अगर ऐसा है तो क्या होगा। जैसे हम ये कहें कि करंट ट्रेंड के आधार पर मार्केट चल रही है, मार्केट में कुछ बाजार है, मार्केट में कुछ करंट ट्रेंड्स हैं, कुछ चेंजेस धीरे धीरे आपको विजुअलाइज हो रहे हैं, उसके आधार पर आप देखें कि आगे क्या होगा। क्लाइमेट है, आजकल पानी है, जैसे कि उस आजकल जिस तरीके से चल रहा है सिनेरियो, उसके आधार पर आगे क्या हो सकता है और उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये बच्चा बता सकता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दे कैन इमेजिन व्हाट इफ, वो ये सोच सकते हैं, इमेजिनेशन है ना, व्हाट इफ, दे कैन इमेजिन व्हाट इफ एंड प्रेडिक्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। साइंटिफिक थिंकिंग है तो व्हाट इफ तो होगा ना, दे कैन इमेजिन व्हाट इफ, अगर ऐसा है तो क्या होगा। इसका मतलब कोज एंड, दे कैन सी कोज इफेक्ट रिलेशंस, है ना। व्हाट इफ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस एंड प्रिडिक्ट। वो सिर्फ देखते ही नहीं है क्या क्या समस्याएं हैं, पर उसके आधार पर ये भी बता सकते हैं कि अगर इसको रोकना है तो क्या क्या करना चाहिए। एंड प्रेडिक्ट पॉसिबल, जो हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है फिर भी बता रहे हैं।
एंड प्रेडिक्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या क्या पॉसिबल समाधान हो सकते हैं उस समस्या के, इसको बताने में, यानी कि थिंकिंग रीजनिंग इम्प्रूव हो रही है। इसीलिए आजकल के सिनेरियो को देखते हुए फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसको बता सकते हैं। और अगर उसे रोकना है तो क्या क्या करना चाहिए ये भी बता सकते हैं। इतनी उनकी सोचने और समझने की क्षमता जो है वो विकसित हो चुकी होती है। एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव है यहाँ पर। उसके आगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्शन में पहुंच चुका है, उसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट वन, आइडियलिस्टिक एंड क्रिटिसिज्म। आइडियलिस्टिक एंड क्रिटिसिज्म, आदर्शवाद और आलोचनात्मक। ये वो स्टेज है जहां पर बच्चा पूरे तरीके से आदर्शवादी बन जाता है, एक परफेक्ट वर्ल्ड की कामना करता है, और अगर कुछ खामियां हैं नज़र आ रही हैं तो वो जो रियल वर्ल्ड फ्लॉज हैं, संसार में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, उसकी आलोचना भी करता है। तो आप क्या लिखेंगे, अडोलसेंट्स ऑफन बिकम आइडियलिस्टिक, often become idealistic, imagine a perfect। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं एग्जाम में जैसे मैं लिख रही हूं तो भी ठीक है, टाइम सेव होता है। इमेजिन अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड क्रिटिसाइज रियल वर्ल्ड फ्लॉज। जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर आलोचनात्मक तरीके से चर्चा करता है। एबिलिटी ऑफ, ये तो हो गया था, इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, यानी कि बातचीत करने की कला विकसित हो जाती है। बच्चा जो है घंटों तक किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर सकता है, बहस कर सकता है, तर्क वितर्क प्रस्तुत कर सकता है जो उनके इंटरेस्ट के टॉपिक हैं। चिल्ड्रन कैन आर्ग्यू ऑन द टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट फॉर आवर्स। बहुत लंबे समय तक बच्चे की बातचीत करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वो लोगों से बातचीत कर पाता है और अपने जो इंटरेस्ट के, जो रुचि के विषय हैं उनके ऊपर लंबे समय तक वाद विवाद में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। किसी से भी अनजान है उससे भी वो कर लेता है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट्स, यहां पर आकर उसको जो नैतिक नियम है उनकी थोड़ी जानकारी हो जाती है। तो थिंक अबाउट मॉरल वैल्यूज, दे think about moral values and justice, न्याय, नैतिक नियम और न्याय के ऊपर चर्चा करता है। they can understand the reason, can understand the reason बिहाइंड रूल्स, कि कुछ नियम बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इन नियमों के पीछे क्या
कारण है, जैसे हेलमेट, नियम है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी जब आप ड्राइव कर रहे हैं। किसी को लगता हो छोटा क्यों लगानी है, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं लगाना है, बट इस एज में बच्चे को ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि इन्हें इसलिए बनाए गए हैं ताकि सब हमारी सेफ्टी के लिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि यूनिफॉर्म क्यों लगाई गई हैं, ताकि सब इक्वालिटी को फॉलो किया जा सके। ठीक है, बिहाइंड रूल्स ये जो है वो समझ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू मेक एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग। डेवलपमेंट आप साथ में लगा सकते हो, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग। ये खास तौर से ये जो रिस्क टेकिंग है ना, ये खास तौर से इस उम्र में बहुत ज़्यादा है। देखो स्पीड, बाइक चला रहे हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है, पसंद है, रिस्क उठा रहे हैं। कोई भी काम है उसको करने से पहले, अब मान लीजिए मैं इस उम्र में हूँ, मैं रिस्क उठाने को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हूँ, मुझे एक स्मूथ लाइफ चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ अपनी लाइफ के साथ इस उम्र में। लेकिन इस उम्र में बच्चा तैयार रहता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ख़ास तौर से वो बच्चे जिनके जो सिंगल मदर चाइल्ड होते हैं, उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हर तरह का रिस्क टेकिंग बिहेवियर आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये एबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। डिसीजंस भी ले रहे हैं छोटे मोटे, अपनी लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करना है, और क्या क्या काम करने हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे डिसीजन यहाँ पर वो ले पा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक एबिलिटीज़ हैं जो कि एडोलसेंस में बढ़ जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मॉरल कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव जो कि साइंटिफिक थिंकिंग है, व्हाट इफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं, आइडियलिस्टिक बन जाते हैं और क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं उनसे रिलेटेड। कम्युनिकेशन की एबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, मेमोरी और इमेजिनेशन बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप मेमोरी वाला लिखेंगे, मेमोरी इम्प्रूव, बच्चे की जो किशोर बालक है उसकी याददाश्त काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, उसमें अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर आप ये लिखेंगे, मेमोरी इन एडोलसेंस डेवलप एट ए वेरी फास्ट रेट विद द ग्रोथ इन वोकैबुलरी। यही आपने लिखना है, विद द ग्रोथ इन वोकैबुलरी। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन वोकैबुलरी एंड मेमोरी। ओके, थैंक यू।